सर मैं इसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं किया करता, वहाँ से रिकॉर्डिंग फिर एक्सेसिबल नहीं होती। कैसे रिकॉर्ड करते हैं आप? रोजाना आप ही नहीं करते रिकॉर्ड? कौन करता है मैं रिकॉर्ड? करता हूँ रिकॉर्ड सर, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर से करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, चलें सही है, जैसे भी आप करें, दैट्स फाइन। तो 2 o'clock हो गए हैं, मैं शुरू करें? जी सर, जी करें सर। सर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो कल हमने पढ़ा था कि गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ टेल्स अस कि आपके पास जो फ्लक्स होगा थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड विद दैट सरफेस। तो ये आपके पास ये जुमला जो है ना, इसको आपने याद कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है जो आपके सामने लिखी हुई है ये वाली है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी सब एस डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये चार्ज डेंसिटी है, इसको आप वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास ये जो है ना वो टोटल चार्ज आ जाएगा। और फिर हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि अगर आपके पास कुछ खास किस्म की सिमेट्री हो तो अंडर दो सिमेट्रिक कंडीशंस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम वहाँ गॉसेस लॉ लगा लें तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आप एक गॉसियन सरफेस जो है ना आप अस्यूम करते हैं या लेते हैं, तो उसके ऊपर दो जो है ना प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज भी आपने रट लेनी है, या कम से कम आपके जहन में पड़ी हो किसी ना किसी जगह पे, कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उनको रिकॉल कर सकें। द सोल्यूशन विल बी इजी if we are able to choose a closed surface which satisfies two conditions। इसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। d sub s is everywhere either normal or tangential to the closed surface। जब नॉर्मल होगा तो फिर क्या होगा, d sub s डॉट डी एस बिकम्स इधर ये ds, और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्योंकि एंगल बिटवीन देम जीरो है। टेंजेंशियल होंगी तो फिर क्या होगा, ये जीरो होगा। और जिस सरफेस के ऊपर नॉन जीरो आता है इनका डॉट प्रोडक्ट, वहां पे पूरी सरफेस के ऊपर ये डी सब एस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है, फॉर पॉइंट चार्ज आप जो गॉसियन सरफेस लेंगे जो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी वो एक स्फीयर होगा स्फेरिकल शेल होगा। और अगर आपके पास लाइन चार्ज हो तो लाइन चार्ज के केस में आपके पास जो वो वाली सरफेस जिसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज हो वो एक सिलेंडर होगा। और फिर हमने पिछली क्लास में ये इसी को अप्लाई किया था एक इन्फिनिटली चार्ज लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वाला जो हमने गॉसियन सरफेस ली है, इस केस में हमने सिलेंडर लिया है। तो उसमें हमने देखा था कि जो टॉप सरफेस है और बॉटम सरफेस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है और सरफेस एरिया जो है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा इन दोनों सरफेस से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पे आपका पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है और जो सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो दोनों पैरेलल होते हैं, तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आएगी। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस के ऊपर d की वैल्यू जो है जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट। डेंसिटी हम कहते हैं, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है। तो इससे आपने मेरे बच्चे देखा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया आपने, बहुत आसानी के साथ आपने d भी फाइंड आउट कर लिया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी को कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। आपके पास कोएक्सियल केबल्स होती हैं। कोएक्सियल केबल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है, अभी हम देखेंगे भी इस प्रॉब्लम में भी, उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आउटसाइड द कोएक्सियल केबल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने शायद इतना एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन अभी भी बात होता है कि अगर आपके पास कोई, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी एडवांस हो गई है, लेकिन पहले ज़माने में ये होता था कि रेडियो आप ऑन करते थे
तो रेडियो चल रहा होता था ना जब आपके पास ऑन कंडीशन में होता था, उससे खबरें आ रही होती थी, क्रिकेट मैच की कमेंट्री आ रही होती थी, या कोई मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा होता था, तो जैसे ही आप पंखा ऑन करते थे ना या कोई लाइट ऑन करते थे तो आपके पास उसकी डिस्टॉर्शन आती थी। तो उसमें होता ये था कि आपके पास, चूंकि ये कोएक्सियल केबल्स तो नहीं यूज करते घरों में, हम दूसरी तारें यूज करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो पैदा होता है, जो उसके साथ जो है ना वो इंटरप्शन करता है जो कम्युनिकेशन होती है रेडियो की, या टेलीविजन के साथ भी यही कुछ होता था दोस्तों। तो ये कोएक्सियल केबल है, हमने उसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये भी आपके पास जो है ना वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके ऊपर हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। ये आपके पास जो राइट हैंड साइड में फिगर दिखाई गई है, ये आपके पास जो है ना ये कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल में आपके पास क्या होता है, ये आपके पास इनर वायर है, ये वाली अंदर है, और बाहर आपके पास ये वायर है जो सिलेंड्रिकल शेल की फॉर्म में है। इनके दरमियान जो है ना आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे। तो हमने करना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है हमने डिफरेंट रीजन्स के अंदर। जैसे कि ये वाला रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये हम जो है ना गॉसेस लॉ की मदद से बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, और अभी हम करने जा रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ कोएक्सियल केबल इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द लाइन चार्ज। तो आप इसको अस्यूम कर सकते हैं कि आपके पास अंदर वाली जो लाइन चार्ज है, suppose that we have two coaxial cylindrical conductors, the inner of radius small a and outer of radius small b, both with infinite length। तो इन दोनों की लेंथ जो है ना इन्फिनिट है। We shall assume a charge distribution rho sub s on the outer surface of the inner conductor। एक क्वेश्चन पूछना है मैंने आप लोगों से बच्चे कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज हो तो वो चार्ज कहाँ पे रिजाइड करता है बच्चे? सर कहाँ पे? सरफेस। क्यों 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 वजह उसकी बतानी है आपके साथ। सरफेस पे सर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं विद इन द कंडक्टर। सरफेस पे होता है चार्ज के पैरेलल होता है सर फ्लक्स डेंसिटी। चार्ज जब भी किसी कंडक्टर में रखेंगे तो चार्ज क्या होगा, सिमिलर चार्ज रिपेल करता है ना एक दूसरे को। जी सर। तो ऐसी जगह पे जाएगा जहां वो मैक्सिमम दूरी पर रह सके। तो किस जगह पे जाके मैक्सिमम दूरी पर रहता है सरफेस को। ठीक है, इसलिए सरफेस के ऊपर रहता है। ये बात सिंपल है, इसको ये लॉजिक याद रखनी मेरे बच्चे जरूरी है। ओके, आप जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो वहां पे इसका चार्ज है दिस विल मूव टुवर्ड्स द सरफेस। तो क्या होगा सरफेस के ऊपर, फिर क्या होगा? वी शैल अस्यूम a charge distribution of rho sub s on the outer surface of the inner conductor, choosing a circular cylinder of length L and radius rho, where rho is between A and B, and the Gaussian surface। ये Gaussian surface आप as the Gaussian surface आपने assume कर दिया cylinder आपने बच्चे। तो उसमें क्या होगा आपके पास, ये जो Q है total charge enclosed किसके बराबर होगा? This is equal to total flux through that surface। तो उस जो सिलेंडर आपने अस्यूम किया है उसके टॉप, उसका जो टॉप है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा टॉप और बॉटम में से? टॉप और बॉटम में से, या राइट लेफ्ट कर दे अगर इसको आपने पैरेलल उठाया हुआ है इसमें कोएक्सियल केबल को, जाहिर है जो गॉसियन सिलेंडर होगा वो भी पैरेलल होगा, तो उसमें राइट और लेफ्ट आपकी सरफेस बनेंगी। जो अगर वर्टिकल पोजीशन में हो तो टॉप बॉटम बनती है। उनमें से बच्चे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? जीरो। तो किस सरफेस में से फ्लक्स गुजरेगा? कर्व सर्कुलर। तो कर्व सरफेस सारी के ऊपर कैन यू इमेजिन माय डियर किड्स, कैन यू इमेजिन कि उस पूरी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक डी सब एस की वैल्यू सेम होगी? यस सर। वेरी गुड मेरे बच्चे। तो बच्चे उसमें फिर जो इंटीग्रल बनता है डी सब एस डॉट डी एस किसके बराबर होगा? ये जो यहाँ लिखा हुआ है डी सब एस 2 पाई रो इनटू एल, 2 पाई रो इनटू एल। तो जब 2 पाई रो इनटू एल क्या होता है? एरिया होता है कर्व्ड सरफेस का मल्टीप्लाइड बाय डी सब एस।
तो टोटल चार्ज ऑन लेंथ L ऑफ द इनर कंडक्टर किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज जो है रो सब S A d phi dz। तो इसका जो है यहाँ इसकी जो सरफेस के ऊपर जो इनर कंडक्टर की सरफेस है उसके ऊपर जो चार्ज है, टोटल चार्ज आप मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और दिस विल बी इक्वल टू 2 pi a L into रो सब S। 2 pi a L क्या है मेरे बच्चे? 2 pi a into L इज द सरफेस ऑफ द कर्व्ड सरफेस का एरिया। जो कर्व्ड सरफेस है इनर वायर की, उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस चार्ज डेंसिटी रो सब S। अब ये Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें। इनमें जो चीजें आप फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एक जैसी हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करेंगे तो डी सब एस जो है ये वाला, दिस विल बिकम ए रो सब एस डिवाइडेड बाय रो। तो ये वाला जो रीजन है ये वाला, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप इस एक्सप्रेशन से मालूम कर सकते हैं कि यहाँ से आप अगर आगे मूव करते हैं तो क्या होगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कम होगा, जितनी ज़्यादा रो की वैल्यू होगी कम। और आगे भी हम जा रहे हैं, आगे भी मालूम करने के लिए। सो अब इसको आप जो है ना वो इसको उन्होंने उस फॉर्म में लिखा है जिसको हम जो है ना वो क्या से कहते हैं, जिस तरह का हमारे पास वो था लाइन चार्ज के लिए। फॉर 1 मीटर लेंथ द इनर कंडक्टर हैज 2 pi a रो सब s कूलम्स। अगर 1 मीटर लेंथ होगी ना तो 2 pi a मल्टीप्लाइड बाय 1, ये क्या होगा, दिस विल बी द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। जो 1 मीटर लेंथ की जो कर्व्ड सरफेस बनती है 2 pi a into 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 pi into a ही आएगा। रो सब s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज आ जाएगा जो 1 मीटर के अंदर है। तो आपके पास क्या होगा, रो सब L का मतलब क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वही पर मीटर ही होती है ना, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 pi a टाइम्स रो सब S। तो ये रो सब S का और रो सब L का आपस में रिलेशनशिप आ गया। यहाँ से आप रो सब S निकाल सकते हैं। रो सब S किसके बराबर होगी, रो सब L डिवाइडेड बाय 2 pi a। 2 pi a आप रो सब S की जगह पे रो सब L डिवाइडेड बाय 2 pi a आप पुट करते हैं, ये आपके पास जो पिछली पावर पॉइंट में जो आखिरी इक्वेशन है इसके अंदर, तो आपके पास ये आ जाएगा आपके पास D इज इक्वल टू रो सब L 2 pi रो a सब रो। सो एवरी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स starting from the inner conductor must terminate on the inner surface of the outer cylinder। तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी तो इनर वायर से आउटर वायर की तरफ होगी। इनर पॉजिटिवली चार्ज समझी जाएगी और आउटर नेगेटिवली चार्ज समझी जाएगी। तो जो चार्ज होगा आउटर सरफेस के ऊपर, जाहिर है जितना चार्ज यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे उतना ही चार्ज जाहिर है आपके पास जो है ना वो यहाँ पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट यहाँ से होती हैं, एंड अप यहाँ पे होती हैं। तो Q आउटर सिलेंडर, इसकी आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज। जी बेटा। सर इन्होंने कहा कि आउटर सिलेंडर की इनर सरफेस पे टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आउटर सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होगा। आउटर वाली नेगेटिवली चार्ज होती है ना, अंदर वाली पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनर सरफेस तक जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ये कह रहे हैं। देखें आपके पास दो होती है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज एंड होगा। अंदर वाला पॉजिटिव है, अंदर वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा, बाहर वाला नेगेटिवली चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे एस्टैब्लिश होगा इनके दरमियान। सही, ठीक है। सो अब ये वाला थोड़ा सा समझने वाला है, जो अभी जो मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ। जितना चार्ज यहाँ पे होगा अंदर वाली वायर पे, उतना ही नेगेटिव साइन के साथ चार्ज बाहर वाला जो आपका स्फेरिकल जो सिलेंड्रिकल शेल है उसके ऊपर होगा। तो टोटल चार्ज क्या होगा, जितना चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे आपको मेरे बच्चे पता है कि सरफेस चार्ज ऐसी रो सब एस है। रो सब एस को 2 pi a into L से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 pi a into L से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा इनर के ऊपर। तो आउटर पे क्या होगा, उसी चार्ज को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें। सो द चार्ज ऑन द आउटर सिलेंड्रिकल शेल जो है, this will be equal to minus 2 pi a into L divided by rho sub s। आपके पास
तो ये रो सब एस किसकी है? इनर की, इनर शेल की, इनर सिलेंडर जो है ना उसका, इनर सिलेंडर का आपके पास ये जो है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। तो जो आउटर है उसके आप कैसे लिखना चाहेंगे आप कि 2 पाई बी, उसका रेडियस बी है, इनटू एल, दिस विल बी द एरिया, और वहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है रो सब एस आउटर सिलेंडर के ऊपर। तो ये चार्ज आपस में दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लें, 2 पाई के साथ मेरे बच्चे कैंसिल हो जाएगा। सो द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सिलेंडर इज इक्वल टू -a/b इनटू रो सब s एट द इनर सिलेंडर। तो ये इनकी ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं आउटर सिलेंडर की और इनर सिलेंडर की, उनका आपस में रिलेशनशिप है। तो क्या कहते हैं मेरे बच्चे आप इस इक्वेशन को देख के कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा, इनर सिलेंडर के ऊपर या आउटर सिलेंडर के ऊपर? इनर सिलेंडर, इनर के ऊपर, इनर एरिया कम, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों के ऊपर, जिसका एरिया कम होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिसका एरिया जो है ना वो ज्यादा होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ना वो कम हो जाएगी। सो इफ वी यूज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस रो व्हिच इज ग्रेटर देन b, then the total charge enclosed will be 0, so there will be no external field। अब देखें ये बड़ी दिलचस्प चीज आ गई। अब अगर आप इस कोएक्सियल केबल जो है इसके बाहर कोई इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी गॉसियन सरफेस होगी वो क्या होगी? दिस विल बी आउटसाइड दिस कोएक्सियल केबल। अब जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस है किसके बराबर होगा बच्चे? वो दैट विल बी 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो आपके पास क्या होगा फिर? इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, वो दोनों की दोनों 0 होंगी। सही है, दोबारा बता दें। मैं दोबारा बताता हूँ। अब बच्चे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं आउटसाइड दिस कोएक्सियल केबल, तो क्या करेंगे? आपका सिलेंडर कैसा होगा? जो गॉसियन सरफेस कैसी होगी? जो जाहिर है इसके बाहर तक चली जाएगी ना, वो गॉसियन सरफेस का जो कर्व्ड सरफेस है, दैट विल बी आउटसाइड दिस थिंग। तो वो जो गॉसियन सरफेस जब बाहर लेंगे तो उसमें जो टोटल नेट चार्ज उसके अंदर इनक्लोज किसके बराबर होगा? 0। हाँ 0 कहते हैं। गॉसियन सरफेस देखिएगा, गॉसियन सरफेस ये वाली ले रहा हूँ, एक यहाँ पे, फिर इनको दोनों इनक्लोज हो गए, ये अंदर वाला भी बाहर वाला भी इनक्लोज हो गया। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज इनक्लोज में बच्चे क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा ना। 0 है। तो अगर चार्ज इनक्लोज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? दैट विल आल्सो बी 0। तो वहां से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालेंगे तो वो भी 0 के बराबर होगी। तो आपके पास आउटसाइड द कोएक्सियल केबल, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमने कंक्लूड भी कर लिया कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्यू टू सिंपलिसिटी, नॉइज इम्यूनिटी एंड ब्रॉड बैंडविड्थ, coaxial cable is still the most common means of data transmission over short distances। होती महंगी है ये। सर यहाँ पे सर जो आउटर सिलेंडर है सर, उसके इनर साइड पे सर चार्ज इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। जी सर तो उतना ही चार्ज उसके आउटर सरफेस पे भी तो इंड्यूस होगा ना सर, क्योंकि चार्ज तो इसको हमने दिया नहीं है, कोई एक्सेस चार्ज तो है नहीं इसके पास। तो जितना इनर सरफेस पे होगा उससे उतना ही आउटर भी होगा। नहीं आउट एक्चुअली देखें, ये जो चार्ज हम देते हैं इसको कब करंट मूव करती है कि सर्किट के अंदर, कि एक टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एक को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। जी सर। ठीक है, तो इस पे नेट चार्ज तो नेगेटिव होगा, इसकी वजह से नहीं इंड्यूस होगा ये, इसकी वजह से। वो तो हमने इसको ज़ाहिर सोर्स किसी से, पावर सोर्स से किसी बैटरी के साथ बच्चे इसको कनेक्ट किया हमने। अब कनेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे करंट फ्लो करेगा इसके अंदर? देयर शुड बी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो है ना वो, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के जो है ना वो जो है ना आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते उसको। तो आपने बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, लेकिन होंगे दोनों बराबर। जितना यहाँ पॉजिटिव होगा इतना ही नेगेटिव होगा। आप एक कैपेसिटर लेते हैं, पॉजिटिव आना चाहिए ना, इनर पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो इनर वाले के साथ नेगेटिव क्यों लगाया हुआ है? नहीं, ये बच्चे आप समझे नहीं है। ये आप देखें, ये जो चार्ज है ऑन द आउटर सिलेंडर लिखा हुआ है, ये चार्ज ऑन द आउटर सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू द नेगेटिव साइन ऑफ द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर।
ये जो नेगेटिव के अलावा जो कुछ लिखा हुआ है, दिस इज द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर। नहीं समझ आई? सर ये बात समझ आ गई सर। जो आउटर सिलेंडर पे जो यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है वो उसके इनर साइड पे लिखा हुआ है, मतलब इनर सरफेस पे है। तो वो एक्चुअली इसलिए है ना कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है सर तो जो बाहर वाला सिलेंडर है तो उसके नेगेटिव करीब तरीन रहना चाहेंगे, तो करीब तरीन कहाँ पे होगा? सर इसी तरह ही होगा सर, लेकिन अगर जब आउटर सिलेंडर पे इनर साइड पे जब एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो उतना ही चार्ज। मैं आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया प्रॉब्लम। आप पैरेलल प्लेट बच्चे कैपेसिटर ले, उसके ऊपर कितना, अभी आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया उसको, तो आपके पास हर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? सर इक्वल होता है, अपोजिट नहीं, जीरो या टोटल चार्ज। कनेक्ट ही नहीं किया मैंने किसी के साथ इसको। अब मैं ये करता हूँ कि एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, एक उसका कैपेसिटर का एक एंड जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ और एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा आपके पास? जो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। एक पे नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होगा। अब वो चार्ज कहाँ पे रिजाइड करेगा? सर जो इनर सरफेसेस होंगे प्लेट्स पर। क्यों जी? जो इनर सरफेसेस होंगे प्लेट्स, इनर सरफेस पे होगा ना। क्यों? फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। There is no induced charge. This is the charge supplied by the बैटरी। अब वोल्टेज सोर्स जो चार्ज सप्लाई करता है वो वाला चार्ज है मेरे बच्चे। जहां पे भी जो कोएक्सियल केबल है, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। इसने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया है। वो आप जो कह रहे हैं ना ये इंड्यूस चार्ज नहीं है, ये दिस इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तभी तो आपके पास वायर, ओवरऑल तो वायर्स न्यूट्रल होती हैं, ना अंदर वाली के ऊपर कोई चार्ज होता है ना बाहर वाली के ऊपर चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज और होगा उतना नेगेटिव चार्ज पे ऊपर होगा जब बैटरी से नहीं कनेक्ट करेंगे, किसी सोर्स से, पावर सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे। वही हालत इसकी भी होगी। तो वो आपकी जो कंफ्यूजन है मैं समझ गया हूँ कहाँ थी। आप मसला हल हो गया है सर। करंट तो अब भी जीरो होगा ना जी? करंट तो अब भी जीरो होगा क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा, चार्ज रिजाइड कर रहा है उसके ऊपर। नहीं, जब वो मूव करेगा, देखें जब वो चार्ज मूव करेगा ना, तो उसने मूव करना है इनर कंडक्टर में से मूव करना है, उसने इसमें से मूव करना है। लेकिन सारे का सारा चार्ज जो है ना, जब मूवमेंट के दौरान कहाँ पे होगा? इनसाइड होगा या आउटसाइड, आउटर सरफेस के ऊपर होगा? इनसाइड होगा सर। जी इनसाइड, आउटसाइड होगा। आउट। हाँ, जो भी चार्ज इस कंडक्टर के अंदर, जो इनर कंडक्टर के अंदर, दिस इज वेरी गुड, यू आर ट्राइंग टू इमेजिन दिस थिंग। मेरे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। जब वो चार्ज इस कंडक्टर में से पास होने की कोशिश करेगा मेरे बच्चे, तो जाहिर है इस कंडक्टर के अंदर रहेगा, होगा ना वो। इस बैटरी ने इस कंडक्टर के अंदर उसको भेज दिया है। अब ये कहाँ पे जाके जो अपनी मूवमेंट करेगा या जो कुछ भी करेगा वो कहाँ पे करेगा? सरफेस के ऊपर करेगा। आगे मूव करता चला जाएगा नीचे से और पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। सही रहेगा सरफेस के ऊपर ही। द सरफेस विल बी पॉजिटिवली चार्ज। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर, जो आउटर सिलेंडर है सर, उस पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज इंड्यूस होगा ना, जो आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर इस वजह से इंड्यूस नहीं हुआ। अब देखें वही दोबारा चले जाए मेरे बच्चे, वही जो मैंने कैपेसिटर की मैंने आपको मिसाल दी है कि कैपेसिटर जिस वक्त आपने कोई बैटरी सोर्स नहीं दिया था, दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी। जब आपने बैटरी जोड़ दी है, को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। वो इंडक्शन की वजह से नहीं आया, वो किस वजह से आया है? वो आपने उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। जी सर। सर तो यहाँ में ना हम लोग जो देख रहे हैं ना, वो कूलम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके मुताबिक देख रहे हैं ना, कह रहे हैं। हाँ, अब एक्सपेरिमेंट सिर्फ मैं लॉ को यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे तुम सर्किट के अंदर तार को जोड़ा हुआ है। ठीक सर। सर तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इनर सिलेंडर के साथ कनेक्ट है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आउटर सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है। आउटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक हो गया? ठीक, आगे चले? जी सर। अभी कीप ऑन थिंकिंग, और उसमें बाद में दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एग्जांपल है,
A 50 centimeter length of coaxial cable has an inner radius of 1 millimeter and an outer radius of 4 millimeter. The space between conductors is assumed to be filled with air. तो डायलेक्ट्रिक के तौर पे एयर को यूज किया गया है. The total charge on the inner conductor is 30 nanocoulomb. Find the charge density on each conductor and the expression for E and D fields. ठीक है बच्चे, क्या दिया गया है? सिर्फ ये बताया गया है कि जो इनर कंडक्टर है उसके ऊपर टोटल चार्ज किसके बराबर है. दैट इज इक्वल टू 30 नैनोकूलम. ये चार्ज है Q ऑन इनर सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई AL इनटू रो सब S. तो जो आउटर सिलेंडर के ऊपर होगा this will be equal to 2 pi BL into rho sub S of the outer cylinder. जहां पे हम इनर सिलेंडर की चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आउटर सिलेंडर की सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू, जो भी चार्ज होगा आउटर सिलेंडर पे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस Q. लेकिन अब फिर वही मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी से जुड़ा हुआ है. जितना चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर होगा उतना ही नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर होगा. वो इंड्यूस नहीं हुआ, बैटरी ने सप्लाई किया है, वो एक ही सोर्स के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ उसको आपने. तो यहाँ पे माइनस Q इंड्यूस्ड इन इनर सिलेंडर, यहाँ पे जो है ना Q आउटर सिलेंडर. तो ये हम इसी को फार्मूले को यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि रो सब S on the inner cylinder is equal to Q on the inner cylinder divided by 2 pi AL. यहाँ पे दिया गया है कि इनर रेडियस ये है, आउटर रेडियस ये है, इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है. ये वैल्यूज यहाँ प्लग करें तो आपके पास रो सब S जो है, जो इनर सिलेंडर के होगी, दिस इज इक्वल टू 9.55 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. सिमिलरली मेरे बच्चे, आपके पास जो रो सब S ऑन द आउटर सिलेंडर, नेगेटिव साइन ऑफ दैट, तो यहाँ पे पुट कर दें वैल्यूज जो है ना, आप कैलकुलेट करें तो माइनस 2.39 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इनर सिलेंडर पे आपको नजर भी आ रही है. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी जो है ना वो कम है. वो आप समझते हैं फिजिकली कि क्यों इस तरह हो रहा है. एवरीबॉडी इज विद मी टिल नाउ? यस सर. ओके ओके मेरे बच्चे. सो इसी का अगला हिस्सा है कि वो कहता है कि आप D और E भी मालूम करें. D जो है आपके पास ये D कहाँ पे D या E कहाँ पे मालूम कर रहा है? ये देखें, find the charge density on each conductor and the expression for E and D fields. ये जो E and D fields यहाँ पे है ना, ये between row is between A and B. A is less than row, which is less than B, है ना, उस रीजन के अंदर है. आउटसाइड द कोएक्सियल केबल, ये आपका जो है ना, मैं फर्ज किया आपको बायवा ले रहा हूँ, किसी जगह पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आपका फर्ज किया, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मुझे ये बताएं कि हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कोएक्सियल केबल. तब आपका क्या जवाब आएगा? जीरो. अंडरस्टैंड करके या रट के? अंडरस्टैंड करके सर. अंडरस्टैंड. नेट चार्ज जीरो. अंडरस्टैंड कर. वेरी गुड मेरे बच्चे, शाबाश. सो यहाँ से आपके पास जो D है इट इज इक्वल टू वही, वो जो रो सब S की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू का पता है. ये तो रो आपके पास जाहिर है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बिटवीन A एंड B है. तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए आ जाएगा. D को क्या कहते हैं, जरा बोल के सुना देता कि मैं मुतमिन हो जाऊंगा. बच्चे जो है टर्म नहीं समझ गया, सीख गया, नाम भी सीख गया. D क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. इसकी वैल्यू तो बड़ा आसान है कि फ्री स्पेस में D को एप्सिलॉन नॉट से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास ये चीज आ जाती है. तो 1097 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम भी हम इसको कहेंगे. ओके. एक और प्रॉब्लम है, मैं जो है ना वो पिछले वाला पावर पॉइंट जो है ना खोलता हूँ और मैं आपसे गौज़ला लगवाता हूँ. मैं किसी की आवाज आ रही है किसी की माइक में से, तो बच्चे वो आप अपना माइक बंद कर दें, जैसे पीछे बच्चे खेल रहे हैं शायद यहाँ इसी कारण. ये मैंने खोल दिए फाइल. ये एक काम आपसे मैंने करवाना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए.
असल में फिगर यहाँ नहीं थी, फिगर किसी और जगह पे थी, तो वो फाइल में खोल रहा हूँ। ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ में तो ये पेज चेंज होते हैं, ये क्यों तो लाइन चेंज हो रही है। फिगर निकाल लूँ, फिर एक नई स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा और आपसे कुछ पूछूंगा। ठीक हो, ये बच्चे मैं स्क्रीन चेंज करने लगा हूँ। ये देखिएगा, ये फिगर नजर आ रही है जो मैंने फील्ड ऑफ शीट ऑफ चार्ज दिखाया आपको, जो पुरानी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है यूजिंग गॉसेस लॉ ड्यू टू दिस न्यू शीट ऑफ चार्ज। जी, ये वाई जी प्लेन के अंदर पड़ी हुई है। व्हाट काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस वी कैन अस्यूम? क्यूब। जी, क्यूब अस्यूम कर सकते हैं सर। क्यूब सिलेंड्रिकल कह सकते हैं, एक सिलेंडर ले लेंगे। सिलेंडर। यस सर। ठीक है, तो मेरे बच्चे आप मुझे बताएं कि सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं, उसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से कितना फ्लक्स होगा? 0 सर। समझ के बता रहे हैं? जी सर, 0 होगा सर। तो अबू बकर बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है बच्चा? ज़ीशान सर। ज़ीशान, एवरीबॉडी एग्रीज विद ज़ीशान? ठीक है, कोई बंदा इससे डिसएग्री नहीं करता। गुड में बच्चे। तो इसकी जो बच्चे, जैसे फर्ज किया मैं यहाँ से सिलेंडर को, तो इसमें से ऐसे क्रॉस करेगा ना इनटू द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर जो मेरे सामने है। तो इसकी जो टॉप होगा, टॉप मेरी तरफ होगा, बॉटम दूसरी तरफ होगा, तो उन दोनों में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? या नहीं? कुछ नहीं। देखें, कर्व सरफेस में से 0 हो सकता है, लेकिन जो आपका जो उसका जो फ्रंट है और बैक है उससे तो 0 नहीं हो सकता, या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? जी सर। हाँ, तो बच्चे को क्या आएगा, किसके बराबर आएगा? और पूरे समझे आप अस्यूम कर सकते हैं उसके पूरी सरफेस के ऊपर हर जगह डी की वैल्यू सेम होगी। जो फ्रंट वाली बनती है और जो बैक वाली बनती है, हर जगह डी की वैल्यू सेम होगी ना? यस सर। तो क्या किसके बराबर होगा वो? डी डॉट डी एस फ्रंट सरफेस के लिए डी इनटू एरिया, जो भी उसका होगा, वो डक का एरिया जो होगा, है ना? जी। जो लिड है उसका जो, और बैक साइड पे भी क्या होगा? डी इनटू दैट एरिया। तो जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा? 2 इनटू डी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना? जी सर। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर किसके बराबर होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया, बस ठीक है, एरिया कर लेना, बस एरिया कहते हैं, पाई आर स्क्वायर एरिया ही है ना वो। दूसरी तरफ भी तो हमने एरिया को एरिया लिखा, पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा, है ना? जी सर। तो क्या होगा? एरिया से कैंसिल हो जाएगा, तो डी किसके बराबर आएगा? रो सब एस डिवाइडेड बाय 2। क्या ख्याल है? जवाब नहीं मिल रहा? दोबारा समझा दें बच्चे। देखें, आपने कहा, देखें ये मैं वापस आता हूं, वो पावर पॉइंट आपके सामने करता हूं मैं। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मैं हेलो, एक वक्त में एक ही स्क्रीन दिखाता है ना ये। मैं ना इसको गॉसेस लॉ की बस ये मैं दोबारा से स्क्रीन ये शेयर करता हूँ, गॉसेस लॉ वाली। अब वो फिगर आपके जहन में होनी चाहिए। अब लोगों ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है। ये गॉसेस लॉ मैं लगा रहा हूँ उस सिलेंडर पे जो इन्फिनिट शीट थी ना, जो मैं थोड़ी देर पहले दिखाई उसमें से। तो देखें, जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए अगर मैं ये इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा तो कितने इंटीग्रल्स आएंगे? जितनी सरफेसेस हैं, कितनी सरफेसेस हैं? 3 सरफेसेस हैं। एक कौन सी? फ्रंट वाली, एक बैक वाली, एक कर्व्ड सरफेस। आपने कहा कि उस वाले केस में, इन्फिनिट शीट वाले केस में, जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से डी डॉट डी एस विल बी 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं।
ऐसी है ना? जी सर। यस सर। यस और जो 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 सरफेस सामने है, मेरी तरफ है, उसमें से कितना होगा? d सब s into a d सब s to a एरिया। यस सर। जो बैक वाली है उसमें से Yes, कितना sir. होगा? जो बैक वाली उसमें से कितना होगा? इसमें से भी उतना ही होगा d सब s। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये वाला जो इंटीग्रल है जिसके ऊपर मैं कर्सर चला रहा हूँ, 2 टाइम्स हो जाएगा। d सब s into a, यही होगा ना? ठीक है बच्चों। और ये किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड के। तो चार्ज की जगह पे क्या आ जाएगा? रो सब s into a, है ना? जी। तो a से काट जाएगा, तो d सब s किसके बराबर होगा? रो s over 2। और e किसके बराबर होगा? रो s over 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी एफर्ट लगी है? हमें जुबानी नहीं कर लिया हमने? जी सर। यस सर। वहां पे कितनी एफर्ट लगी थी हमें? कितना मुश्किल इंटीग्रल इवैल्यूएट करना पड़ा था। एग्री? सो अगर आप गॉसियन सरफेस जो है इंटेलिजेंटली आप डिफाइन कर सकें, तो आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को आप आसानी से जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। अब ये तो मैंने अप्लाई किया था गॉसेस लॉ को वहां पे जहां पे कोई सिमेट्री होती है, तो आप इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ यूज करते हैं। अगर मेरे बच्चे किसी जगह पे सिमेट्री नहीं होगी, तो फिर हम गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ख्याल है इसको अगली क्लास में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लिए काफी है इतना ही? जी सर काफी ठीक है, काफी है सर। यस सर। इसको आप अच्छी तरह पढ़िएगा, फिर अगली क्लास में हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा, ये लंबा टॉपिक है, आज फिर हम कंक्लूड नहीं कर सकेंगे, तो वो इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे? तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी जी सर, जो हमने शुरू में जो फ्राडे वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, जो 2 हेमिस्फीयर्स था, जी जी 2 स्फीयर्स थे सर, उसमें जो आउटर स्फीयर है सर, उस पे इनर साइड पे सर -q चार्ज इंड्यूस हुआ है सर। वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से है ना? हाँ वैसे ही है उसका ना। मैं आपको थोड़ी रीडिंग असाइनमेंट देता हूँ, ये पढ़ के ना कल फिर मुझे बताइएगा क्या पढ़ा आपने। ये बच्चे चैप्टर 3 जहाँ स्टार्ट होता है ना, जी सर, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है जी, इसकी जो बात करता है ये आपने पेज 3.1 जो आर्टिकल है ना बच्चों, ये पढ़ना है, इसमें सारे जवाब मिल जाएंगे आप। जी सर, ठीक है, 3 पहले 2 पेजेस में सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये अपनी रीडिंग असाइनमेंट है। तो कल मैं आपसे अगली क्लास जब भी होगी, अगली क्लास कब है हमारी अबू बकर? सर ये सर हमारी फ्राइडे को भी है शायद। आपने 4 रखी हुई है ना? फ्राइडे को कर लेते हैं जी सर, फ्राइडे को है, फ्राइडे को है सर 2 बजे 2 बजे ना इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो उस वक्त परसों में फिर आपसे इंशाल्लाह पूछूंगा ये क्या पढ़े आप लोगों ने। ठीक है सर। ठीक है, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।